तो मेजर डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स आपको याद रखने होंगे। फैक्चुअल क्वेश्चंस जो पॉलिटी में आते हैं, इट वुड बी इजी फॉर यू। यहाँ पे थोड़ा बहुत इन एक्ट्स में ऊपर नीचे करने का चांस होता है। कहीं पे रेगुलेटिंग एक्ट लिख दिया, कहीं पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख दिया। अगर ऐसे कहीं पे भी कुछ दिखता है तो थोड़ा सोचो एंड देन मूव फॉरवर्ड। आप इन जनरल लॉजिकली भी बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक पार्ट का भी नॉलेज ठीक ठाक होगा, समझदार होगी, तो सॉल्व कर लोगे। तो जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हो, सोच के पढ़ो। यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट सवाल पूछता है। यूपीएससी पूछता है कि कौन सा वर्ड डायरेक्टली मेंशन है या नहीं, स्पेसिफिकली मेंशन है या नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूडीएनए सीरीज। देखो, क्यूडीएनए सीरीज का मेन मोटो ये है कि आपको ये समझे कि पीवाईक्यू से क्वेश्चंस किस तरीके से एनालिसिस करना है, यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चंस बनाता है, और आपको ये भी समझने की जरूरत होगी कि यूपीएससी जब क्वेश्चन बनाता है तो उसके साथ किस तरीके के स्टेटमेंट्स आते हैं, जिनको अगर आप थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई कर लोगे, अगर आप यूपीएससी की लैंग्वेज को समझोगे, यूपीएससी कैसे कुछ वर्ड्स को पकड़कर उसके अराउंड क्वेश्चंस बना लेता है, अगर आप ये चीज समझोगे तो इट वुड बी इजियर फॉर यू कि किस तरीके के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, किस तरीके से प्रीलिम्स को क्रैक करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज, जो भी हम क्यूडीएनए में क्वेश्चंस देख रहे हैं वो मेजरली श्रीजन के ही क्वेश्चन बैंक से उठाई है, और आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा पीवाईक्यू से रिलेवेंस है। जो हमारी श्रीजन की नई बैच है वो 2 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। श्रीजन से बहुत सारे टॉपर्स जुड़े रहे हैं और ये टॉपर्स ने कंटिन्यूसली श्रीजन का नाम भी लिया है। और जो भी आपकी प्रैक्टिस है वो 3 फेज में होगी। श्रीजन में जो पहला फेज है उसमें प्रीलिम्स और मेंस साथ में चलता है, और फिर जब आप प्रीलिम्स के करीब पहुंच जाते हो तो फोकस प्रीलिम्स पे शिफ्ट हो जाता है, और प्रीलिम्स के बाद फिर से मेंस पे फोकस आ जाता है। तो आप लोगों को अगर श्रीजन के लिए एनरोल करना है तो मेरे पीछे क्यूआर कोड है, आप उसको स्कैन कर सकते हो। इस क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करोगे तो हमारी साइड से आपको कॉल आ जाएगा और आपके सारे जो डाउट्स होंगे वो रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। आपको जो भी जानकारी चाहिए वो मिल जाएगी। थैंक यू। जो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, अब से पॉलिटी पहले हम प्रिफर कर रहे हैं, और पॉलिटी के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक्चुअली 2023 का पीवाईक्यू है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब बहुत बार कंफ्यूजन यहीं पे शुरू हो जाती है स्टूडेंट्स की। यूपीएससी जनरली एक हल्के से डिग्री में जहां वर्ड चेंज हो रहे हैं उस पे क्वेश्चंस पूछता है। जैसे सिर्फ बंगाल और इंडिया के चेंज पे सवाल है। सो इफ यू नो, इसका आंसर 1833 है, ठीक है। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया है। तो जब भी आप रेगुलेटिंग एक्ट्स पढ़ोगे तो मेजर डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स आपको याद रखने होंगे, और किस तरीके से जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, और वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ये टर्मिनोलॉजीज कब इंट्रोड्यूस हुई, फर्स्ट टाइम इन पोजीशंस पे कौन था, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ये जब चीजें आप याद रखोगे तो इस काइंड ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चंस जो पॉलिटी में आते हैं, इट वुड बी इजी फॉर यू। सेकंड क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी सीएसई 2022 का है। अब यूपीएससी जब सवाल पूछता है, अगेन 2 वर्ड्स को पिवोट कर लिया, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि
कुछ जो पावर्स थे, कुछ सब्जेक्ट्स थे, वो लेजिस्लेचर्स को दिए गए थे नीचे, और कुछ गवर्नर के पास अपने पास थे। अगर आपको ये चीजें क्लियर होगी तो देखो ऑप्शंस क्या बचे अपने पास। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, अब इस केस में भी थोड़ा लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो आप आंसर तक पहुंच सकते हो। थिंक ऑफ इट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस डिपेंड्स, जरूरी नहीं है अगर आपको पता है या नहीं पता है, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अगर आपको नहीं पता है छोड़ दो, लेकिन ये दो चीजें देखो, किसी भी कॉलोनियल पावर को अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन करने के लिए ये दो चीजें चाहिए होंगी, बिकॉज लैंड रेवेन्यू उनको बेसिकली रेवेन्यू देगा, इसी से तो आप इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करोगे, मेजर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन यहीं से है। उसके बाद पुलिसिंग, जब तक पुलिसिंग पावर किसी भी कॉलोनियल पावर के पास नहीं होगी वो कंट्रोल कैसे करेगा। तो जनरली ऐसे पावर्स कहीं भी डिवॉल्व नहीं होंगे, ट्रांसफर नहीं होंगे, तो ये मोस्टली रिजर्व्ड होंगे। नाउ क्वेश्चन देखो, द फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वेयर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर ट्रीटेड एज रिजर्व्ड सब्जेक्ट। तो ये दो तो रिजर्व सब्जेक्ट में होने चाहिए, तो ऐसे सारे ऑप्शंस जिसमें 3 एंड 4 होंगे वो होने ही चाहिए, तो आपके ऑप्शंस बी और सी में आ जाओगे। अब इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में ये याद रखो, इट इज इजियर फॉर टॉप, जहां से वो ऐसे पावर्स डिवॉल्व कर दे, लेकिन ये बाकी की चीजें अपने पास रखे ताकि कंट्रोल कर सको। यही चीज अगर आप सोचोगे काइंड ऑफ अब भी हमारे साथ हो रहा है। मेजॉरिटी ऑफ जो जस्टिस है ये आइदर स्टेट के पास पावर होती है या सेंटर के पास पावर होती है, और इन सारे इश्यूज में एक सिर्फ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जहां से कॉलोनियल पावर अपनी अथॉरिटी मेंटेन नहीं कर सकता बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, अगर आपको इल्बर्ट बिल का इशू याद होगा, तो ऐसे इश्यूज में भी जस्टिस हमेशा अपने पास रखने की कोशिश होगी ताकि कहीं पे भी कोई इश्यूज आए तो कॉलोनियल पावर अपने फेवर में मेजरली ऑर्डर कर सके। तो जनरली ये दो और ये, तो आई विल गो विद द आंसर सी। तो लॉजिकली अगर आप जानते हो या सोच सकते हो तो भी आंसर आप डिराइव कर पाओगे। ओके, अब द लॉजिक रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड वाज ऑन द बेसिस ऑफ कि किसका इंपॉर्टेंस कॉलोनियल पावर के लिए ज्यादा था। नाउ लुक एट द थर्ड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन पीवाईक्यू नहीं है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखो, दिस क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन पीवाईक्यू, नॉट डायरेक्टली पीवाईक्यू, क्योंकि आपको रेगुलेटिंग एक्ट्स पहले भी पूछे गए हैं, तो रेगुलेटिंग एक्ट्स और उसके सामने कुछ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स या उसके प्रोविजंस लिखे। नाउ 1773 एस्टैब्लिश द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 introduced a dual system of control through board of control and court of directors. Charter Act 1830 ended the trade monopoly of East India Company in India except in tea and trade with China. अगर आपको पता है ये फैक्ट्स तो सारे ही फैक्ट्स करेक्ट है, आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा बहुत इन एक्ट्स में ऊपर नीचे करने का चांस होता है।
कहीं पे रेगुलेटिंग एक्ट लिख दिया, कहीं पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख दिया। अगर ऐसे कहीं पे भी कुछ दिखता है तो थोड़ा सोचो एंड देन मूव फॉरवर्ड। ठीक है, नाउ लुक एट दी फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा ओके, ये याद रखो कि यूपीएससी रेगुलेटिंग एक्ट्स, कैबिनेट मिशन और सारे ही इन बिटवीन जो भी गवर्नमेंट के चेंजेस आ रहे थे उस टाइम पे, उस पे कंटिन्यूसली सवाल पूछता है और आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। जो 1940s में भी इस तरीके के जो प्लान्स आ रहे थे, वो सारे ही प्लान्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स पता होने चाहिए, क्योंकि ये जो प्लान्स है इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। नाउ लुक एट फर्स्ट स्टेटमेंट, इट रिजेक्टेड द मुस्लिम लीग्स डिमांड फॉर अ सेपरेट एंड फुल्ली सोवरेन पाकिस्तान। ठीक है, it proposed a three-tier structure of union, group of provinces and provinces. Number of constituent assembly were to be directly elected by the adult population of British India. अब किसी को अगर थोड़ा भी पता होगा, जैसे जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ता हूं तो बहुत बार ये थोड़ा फुल्ली सोवरेन लिखने की वजह से आपको लगता है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, बट ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है एक्चुअली। और मैंने जब स्टेटमेंट भी पढ़े तो मैंने कहीं पे भी कुछ हिंट करने की कोशिश नहीं की या मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि जब मैं ये ऐसे क्वेश्चंस पढ़ता हूं तो मुझे खुद को भी 2 मिनट सोचना पड़ता है कि ये एक्सट्रीम क्वेश्चन है या नहीं। बिकॉज जब मैं एमसीक्यूज देख रहा हूं तो आई थिंक लॉजिकली, बिकॉज इवेंचुअली वहां पे आप जितना ज्यादा अवेयर होंगे उतना ईजी होगा किसी भी आंसर को डिकोड करना। नाउ it proposed a three-tier structure of union groups of provinces and provinces. पता है या नहीं? नहीं पता, नॉट श्योर। ठीक है, तो मैं पहले दोनों के लिए श्योर नहीं, बट थर्ड स्टेटमेंट देखो, members of the constituent assembly were to be directly elected by the adult population of British India. अब अगर आपको पता होगा 1940s में भी वोटिंग राइट्स बहुत कम थे, मेजोरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स 14% के आसपास जाके रुक गए थे। थोड़ा इधर उधर हो सकता है, अगर होगा भी तो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द अडल्ट पॉपुलेशन। नाउ दिस सीम्स टू मी अ बिट ऑफ एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, और इसके बेसिस पे जहां जहां थर्ड मिलेगा मैं एलिमिनेट कर दूंगा एंड आई विल गो विथ ऑप्शन ए। तो लॉजिकली तीनों ही स्टेटमेंट मुझे नहीं पता थे, लेकिन एक स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मेरे पास थे, लेकिन वो 1946 के नहीं है, उसके पहले के फैक्ट्स है मेरे पास, तो उसके बेसिस पे मैं कुछ लॉजिक लगा रहा हूं। अब ये जो क्वेश्चन है ये 2024 के क्वेश्चन के हिसाब से बनाया गया है। द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर, तो कुछ नाम दिए हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान पे बनी थी, तो क्वेश्चन भी कैबिनेट मिशन प्लान पे बनाया गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो, नाउ इट्स अगेन अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट, द ऑब्जेक्टिव resolution which later formed the basis for preamble was moved by Jawaharlal Nehru in the Constituent Assembly. ये जनरली सबको पता होता है। Second, objective resolution was moved and adopted on the same day, 26 January 1947. The objective resolution described the future Indian Union as independent sovereign republic. अब किसी को पता होगा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट से कुछ वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वाला पार्ट। इसको छोड़ के जब आप स्टेट का डेफिनेशन या स्टेट का उस टाइम पे
फोकस देखोगे तो इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक ही बताया गया था, उसके बाद सोशलिस्ट सेक्युलर ऐसे वर्ड्स ऐड किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद। तो थर्ड स्टेटमेंट मेरे हिसाब से सही है, तो बी तो मैंने एलिमिनेट कर दिया। फर्स्ट ऑलरेडी था, सी भी एलिमिनेट हो गया, नाउ वी आर लेफ्ट विथ ए एंड डी। अब सेकेंड स्टेटमेंट को फिर से देखो, द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज मूव्ड एंड अडॉप्टेड ऑन द सेम डे 26 जनवरी 1947। प्रॉब्लम यहां है, इन जनरल यूपीएससी कई बार फैक्ट्स में छोटे छोटे चेंजेस करके कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बिकॉज हमको 26 जनवरी की आदत होती है। वी आर यूज टू थिंक कि कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को लागू हुआ है 1950 में फाइनल, तो हम अपने आप कई बार स्टेटमेंट को आधा अधूरा पढ़ के सही समझ लेते हैं। यहां पे प्रॉब्लम 1947 का मेन इशू है, अगर आप 1947 को पकड़ लोगे तो 26 जनवरी का भी इशू पकड़ लोगे। तो आंसर इज ए। ठीक है, जनरली इश्यूज यहीं से आते हैं। अब आप बोलोगे दिसंबर क्यों, आपने दिसंबर क्यों नहीं बोला? क्योंकि बहुत बार 26 जनवरी दिमाग में बहुत इजीली रिकॉर्ड हो जाता है, पर 1947 इज समथिंग जो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहिए। 26 जनवरी बोल के बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होंगे, बट ये वाला जो ईयर है दैट शुड बी द इशू जहां पे आपको क्लिक होना चाहिए। 26 जनवरी, आई एम नॉट सेइंग कि आपको दिसंबर पता नहीं होना चाहिए, अगर आपको एग्जैक्ट डेट पता है इट्स वेल एंड गुड, बट हर चीज हर फैक्ट्स याद रखना मुश्किल है। नाउ कहां से है? सीसी 2023 में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत सिमिलर क्वेश्चन है। अब बेसिक कंसेप्ट्स है पॉलिटी के, उस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब ये है एक्चुअल पीवाईक्यू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट। अब जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस साल काफी सारे बच्चों ने इसमें गलतियां की थी। अगर आपको स्टेट की डेफिनेशन नहीं पता है तो आई जस्ट ऐड टू कॉल एनीथिंग अ स्टेट इट शुड हैव टेरिटरी, it should have its own citizens, it should have its own government। अब होता यह है कि ये तीन मेजरली सबको लॉजिकली पता होते हैं। द फोर्थ वन इज वेयर इशू स्टार्ट्स, द फोर्थ इज सोवरेनिटी। एंड जो बाकी के स्टेटमेंट्स हैं उसमें ये एक सिंपल सा वर्ड है, अगर आपने उसको पकड़ लिया तो मोस्ट ऑफ द इसमें यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। नाउ लुक एट द फर्स्ट स्टेटमेंट, a community of persons permanently occupying a definite territory independent of external control and possessing an organized government। ठीक है, डेफिनाइट टेरिटरी टेरिटरी है, ठीक है। अ कम्युनिटी ऑफ पर्संस सिटीजन्स independent of external control, this is sovereignty, possessing an organized government। तो चारों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं यहां। Now look at the other statements, a politically organized people, definite territory, possessing an authority to govern them। अगर आपको याद होगा डोमिनियन रूल में भी ये सब था, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट, सेफगार्ड देयर मींस ऑफ सस्टेनेंस, ये सारी चीजें डोमिनियन रूल में भी थी। अगर मॉडर्न हिस्ट्री याद होगी तो स्वराज से पहले सुराज की बात की गई थी, जहां पे सुराज वो सेल्फ गवर्नेंस। तो यहां पे अगर आप सोचोगे तो ये सेल्फ गवर्नेंस के लॉजिक को भी जस्टिफाई करता है। तो सेल्फ गवर्नेंस में
सोवरेनिटी नहीं होती। यहां पे सोवरेनिटी लैकिंग है। Third, a number of persons who have been living in a definite territory for a very long time with their own culture, tradition and government. अब इसमें people, territory, government फिर से दे दिया। Last, a society permanently living in a definite territory with central authority and executive responsible to the central authority and independent judiciary. गवर्नमेंट की as such बहुत क्लियरली बात ही नहीं हुई है और ना ही सोवरेनिटी की। तो इन जनरल तीनों में सोवरेनिटी का इशू है। तो अगर आपको एक्चुअल डेफिनेशन पता होगी तो स्टेटमेंट को ब्रेक करके चीजों को अच्छे से आंसर्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं। ओके, क्लियर है? चलो, नाउ लुक एट द सेवेंथ क्वेश्चन। Which one of the following factors constitutes the best safeguard of liberty in liberal democracy? ये 2021 का PYQ है। उस साल इस क्वेश्चन में जब आंसर्स डिस्कस हो रहे थे तब कई जगह पे थोड़े से वेरिंग आंसर आए थे। यूपीएससी ने सेपरेशन ऑफ पावर दिया था। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वेर कंफ्यूज बिटवीन इलेक्टेड गवर्नमेंट। काफी लोग तो कॉन्फिडेंट थे इलेक्टेड गवर्नमेंट में। नाउ लुक एट द लॉजिक ऑफ इट। जब सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन लिबरल डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द इश्यूज में ये याद रखो, इलेक्टेड गवर्नमेंट मे और मे नॉट इंश्योर द लिबर्टी। अगर आप ये समझोगे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट लिबर्टी देती है, यस इट अलाउज फॉर, बट सेफगार्ड नहीं करती। ये समझो सेफगार्ड जो होता है जनरली एक पोस्ट फैक्टो पार्ट आता है। मतलब अगर कोई ब्रीच करेगा तो क्या होगा, तो ऐसे इसको सेफगार्ड करने के लिए वो ना हो ये कोशिश होती है। इलेक्टेड गवर्नमेंट आपको लिबर्टी के लिए रूल बना के दे सकता है। जनरली सेफगार्ड करने के लिए कुछ आपको पर्टिकुलर फंक्शन चाहिए होगा या फीचर चाहिए होगा, स्पेसिफिक फीचर। तो आपको फीचर के लिए ढूंढना होगा। अब कमिटेड जुडिशरी का आपको मतलब समझता है या नहीं, आई डोंट नो, बट कमिटेड जुडिशरी इज वेयर जुडिशरी इज विद द गवर्नमेंट और जुडिशरी इंडिपेंडेंटली कुछ भी नहीं कर रही। तो उस केस में कमिटेड जुडिशरी गलत हो गया, क्योंकि इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज द बेटर वर्ड। अगर यहां इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता तो फिर मैं आंसर सेपरेशन ऑफ पावर की जगह इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहता। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये जनरली अगेंस्ट लिबर्टी काम करता है। इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड यू विद लिबर्टी बट मे नॉट सेफगार्ड योर लिबर्टी। सेपरेशन ऑफ power is which actually safeguards the liberty in liberal democracy because separation of power की वजह से इंडिपेंडेंस आता है। और अगर एक इंस्टीट्यूशन लिबर्टी को ब्रीच करता है तो दूसरा इंस्टीट्यूशन स्टेप इन कर सकता है। ओके, तो सेपरेशन ऑफ पावर है जो बेसिकली आपको बेस्ट सेफगार्ड देता है। अब बेस्ट सेफगार्ड में ये याद रखो, यू हैव टू गो विद द ऑप्शंस। अगर यहां पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती, आई वुड हैव सिलेक्टेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ओके, लॉजिक, इलेक्टेड गवर्नमेंट लेजिटिमेसी ऑफ ओरिजिन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी दे सकता है, बट कोई भी ऑफिस में एक बार पहुंच जाता है तो जरूरी नहीं कि वो लिबरल या लिबर्टी प्रोवाइड करे। जब सेपरेशन ऑफ पावर होता है तो एक जब ऑफिस लिबर्टी ब्रीच करेगा तो दूसरा ऑफिस स्टेप इन करके कोशिश करेगा कि लिबर्टी इंश्योर की जाए। नाउ लुक एट दी 8th question. Which one of the following statement best distinguishes liberty from license in the political theory? अब ये क्वेश्चन
यूपीएससी के एक स्टेटमेंट से उठाया है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि बेस्ट एक्सप्लेन्स लिबर्टी इन पॉलिटिकल थ्योरी, और यहीं से बहुत बार गड़बड़ होती है। ओके, अगर आप थोड़ा सा लिबर्टी पे ध्यान देना और बाकी की चीजों पे हम कैसे पहुंचते हैं देखते हैं। नाउ लिबर्टी एंड लाइसेंस बोथ मीन कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम एनी एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट। हम खुद जानते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। ओके, जब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात हो रही है तो ए सही नहीं हो सकता। लिबर्टी इज फ्रीडम एक्सरसाइज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स राइट, while license is unrestrained freedom that disregards the rights of others। ठीक है, अभी मुझे पता नहीं है, मैंने लाइसेंस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया, अभी मेरा सारा फोकस लिबर्टी पे। लाइसेंस इज लीगली गारंटीड फ्रीडम while लिबर्टी इज merely moral claim with no legal backing। नो लॉजिक। हमारे पास लिबर्टी में ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे लीगल बैकिंग है। तो लास्ट ऑप्शन लिबर्टी अप्लाइज ओनली टू इंडिविजुअल्स व्हाइल लाइसेंस अप्लाइज ओनली टू इंस्टीट्यूशंस। अगर आपको याद होगा न्यूज़पेपर के बारे में हम बोलते हैं कि न्यूज़पेपर हैज अ इंप्लाइड राइट इन आर्टिकल 19। तो इंस्टीट्यूशन को कैसे, और इसके बेसिस पे आंसर बी होना चाहिए। मुझे लाइसेंस का एज सच बहुत ज्यादा अच्छे से मतलब नहीं समझ में आ रहा है, जस्ट अज्यूम, और मैं जब आंसर को ब्रेक करने जा रहा हूं तो मैं सिर्फ लिबर्टी के लॉजिक पे आंसर ब्रेक कर रहा हूं। तो आप इन जनरल लॉजिकली भी बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक पार्ट का भी नॉलेज ठीक ठाक होगा, समझदार होगी, तो सॉल्व कर लोगे। इसका ये क्वेश्चन पूछा गया था एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी, और इसमें आंसर डी दिया गया था, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ फुल्ली। तो ये बेसिकली जो हम लिबरलिज्म में इक्वालिटी का लॉजिक लेते हैं, ये उसका इंटरप्रिटेशन है। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल का लॉजिक है अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ फुल्ली। Now look at the ninth question. Consider the following statement regarding the permanent executive in bureaucracy. अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, PYQ से थोड़ा सा मिलता जुलता बनाने की कोशिश। फर्स्ट, इट कंटिन्यूज इन ऑफिस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अगर आप परमानेंट एग्जीक्यूटिव का मीनिंग जानते हो, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, तो ब्यूरोक्रेसी जनरली वैसे भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के आने जाने से बहुत ज्यादा नहीं बदलती, इसीलिए वो परमानेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन रादर देन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। अब जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो कई बार यूपीएससी इंटरचेंज कर देता है वर्ड्स को। तो ये स्टेटमेंट इस तरीके से सही होता, इट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन रादर देन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स करते हैं, ब्यूरोक्रेसी का काम होता है इंप्लीमेंटेशन। सेकंड स्टेटमेंट आपने कट किया एंड यू आर ऑन द आंसर 1 and 3। तो बहुत इजीली ये जो स्वैपिंग होती है वर्ड्स की, उसके चक्कर में बहुत बार कंफ्यूजन होता है, क्योंकि वर्ड्स आपने सुने होते हैं और वो स्टेटमेंट में जब हम बहुत जल्दी में होते हैं, क्योंकि हम जब पेपर सॉल्व कर रहे हैं, लास्ट ईयर का पेपर लेंदी रहा है
और जब आप लेंदी पेपर सॉल्व कर रहे हो तो बहुत बार ऐसे स्टेटमेंट्स में बहुत स्पीड से पढ़ने के चक्कर में गड़बड़ होने की चांस होती है। आई होप समझा होगा। नाउ लुक एट द 10th क्वेश्चन। ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है। द फॉलोइंग आर द रिगार्डेड एज कोर एलिमेंट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ एज एक्सपाउंडेड बाय एवी डाइसी। अब इसमें दो है, रूल ऑफ लॉ और स्पेसिफिकली एवी डाइसी। आपको सिर्फ वही फैक्टर्स कंसिडर करने हैं जो एवी डाइसी ने बताए हैं। अब आपको अगर पता है या नहीं पता है, यहां से गड़बड़ शुरू होती है। इन स्टेटमेंट्स में एक चीज ऑब्जर्व करना, ठीक है, द सुप्रीमेसी और लिमिटेशन ऑफ आर्बिटरी गवर्नमेंटल पावर। ये जनरली रूल ऑफ लॉ का बेसिक मतलब होता है। सेकेंड, इक्वालिटी बिफोर द लॉ फॉर ऑल पर्सन इंक्लूडिंग ऑफिशियल्स। ये बेसिकली इसी का डेरिवेशन है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, द गवर्नमेंट बीइंग मेड रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द पीपल फॉर इट्स एक्शन। अब इसका इतने ये दो से कोई एज सच रिलेशन नहीं है। Now look at the fourth, rights being secured through ordinary courts rather than merely declared in the document. अब अगर आप देखोगे तो 1 and 2 तो सही है, तो जहां पे भी 1 and 2 नहीं दिख रहा है उसको तो एलिमिनेट कर दो। अब बचा कौन सा, A C D। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है, द गवर्नमेंट बीइंग मेड रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द पीपल फॉर हिज एक्शन, ये रूल ऑफ लॉ में कहीं नहीं आता है। इसका बेटर वर्जन है, आप थोड़ा सा नीचे का स्टेटमेंट देखो, राइट्स, स्पेसिफिकली राइट्स बोला गया है, बीइंग सिक्योर्ड थ्रू ऑर्डिनरी कोर्ट्स रादर देन मेयरली डिक्लेयर्ड ऑन द डॉक्यूमेंट। तो अगर आप सोचोगे तो फोर्थ में इशू है, सॉरी थर्ड में इशू है, तो आंसर सी होना चाहिए। अब डाइसी के जो रूल है, इट रेस्ट ऑन 3 क्लासिकल एलिमेंट, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, absence of arbitrary power, equality before the law, and the predominance of legal spirits, rights protected through ordinary courts rather than merely written on a document. अब गवर्नमेंट का जो ये स्टेटमेंट है, इस तरीके का स्टेटमेंट यहां पे भी 2018 के क्वेश्चन में आ चुका है। नाउ लुक एट दिस, यहां पे भी जो क्वेश्चन था, सॉरी स्टेटमेंट था, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्नमेंट, ठीक है, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्नमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो ड्यूटी हो गई। अब इस स्टेटमेंट में, इस क्वेश्चन में एवी डाइसी अगेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल सर्कमस्टेंस में बात करोगे, नॉर्मल सर्कमस्टेंस में बात करोगे तो ये इंक्लूडेड होता है रूल ऑफ लॉ में, गवर्नमेंट अकाउंटेबल होनी चाहिए। बट क्योंकि एवी डाइसी का स्पेसिफिक नाम है, तो एवी डाइसी का जो रूल ऑफ लॉ का लॉजिक है, उसके लिए 3 फैक्टर्स है, और वो 3 फैक्टर्स अगर आपको याद है तो इट इज इजियर फॉर यू टू रीच आउट टू द फाइनल आंसर। लेकिन मैं लॉजिकली इस हिसाब से सोच रहा हूं कि जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो थोड़ा स्पेसिफिक है, कि राइट्स बीइंग सिक्योर्ड थ्रू ऑर्डिनरी कोर्ट्स रादर देन मियरली डिक्लेयर्ड इन अ डॉक्यूमेंट, दैट इज अ लॉ, बेसिकली लॉ की बात हो रही। और जो थर्ड स्टेटमेंट है, इसमें जुडिशियरी और सारी चीजों पे बहुत सारी चीजें ओपन अप है, इसलिए उस स्टेटमेंट को अलग रखा है मैंने। नाउ साइलेंट फीचर्स पे क्वेश्चन नंबर 11 देखो, if a particular area is brought under the 5th schedule of the Constitution of India, which one of the following statements best reflects the consequence of it? अब ये PYQ है। अगर 5th शेड्यूल याद होगा तो 5th शेड्यूल में पैसा लगता है,
और जहां पैसा लगता है वहां पे ग्राम पंचायत की पावर बढ़ जाती थी, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू लैंड। अगर ये लॉजिक याद है तो बहुत ही इजीली फर्स्ट वाला आंसर चूज कर लोगे। अगर आपको पैसा के बारे में नहीं पता है तो लॉजिकली सोचिए, बी स्टेटमेंट देखते हैं, दिस वुड क्रिएट लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया। वो तो भाई पंचायती राज वैसे ही बना देती, तो फिफ्थ शेड्यूल का क्या लेना देना। दिस वुड कन्वर्ट दैट एरिया इनटू यूटी, डज नॉट मेक सेंस। द स्टेट हैविंग सच एरियाज वुड बी डिक्लेयर्ड एज स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ऐसा तो नहीं है। फिफ्थ शेड्यूल स्टेट में से बहुत रिच स्टेट्स भी हैं, अगर आपको पता है तो ऐसे एरियाज में आप कैसे डिक्लेयर कर दोगे। आंसर लॉजिकली ढूंढना चाहो तो भी ए पे आ सकते हो। नाउ लुक एट द 12th क्वेश्चन। ये भी एक्चुअल पीवाईक्यू है। क्वेश्चन इज नॉट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। तो इन जनरल सजेशन होता है मेरा, जब भी आप ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ऑप्शंस के सामने नॉट लिख लो, ताकि याद रहे इसमें से कौन सा नहीं है हमारे इंडियन फेडरलिज्म का फीचर। देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारे यहां इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हाँ है। पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, हाँ। द फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, ठीक है। हमारे इंडियन फेडरलिज्म का ये एक्चुअल फीचर है। यूएस में जो वहां के काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं वहां इक्वल सीट्स है सारे स्टेट्स को, लेकिन इंडिया के इसमें अनइक्वल सीट्स है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड। हमारे यहां पॉपुलेशन पे ही बेस्ड है। रिमेन्ड लास्ट ऑप्शन, इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमॉन्ग द फेडरेटिंग यूनिट्स। हमारा कमिंग टुगेदर मॉडल है ही नहीं, हमारा तो होल्डिंग टुगेदर वाला मॉडल है। अगर फेडरेटिंग यूनिट्स खुद से एग्री करके आ जाते तो हमारे यहां कहीं भी इंक्लिनेशन सेंटर की तरफ नहीं होता पावर्स का। तो आंसर होगा डी। नाउ लुक एट दी क्वेश्चन 13। ये भी एक्चुअल पीवाईक्यू है ना। क्वेश्चन इज राइट टू वोट। उस साल इस क्वेश्चन पे भी काफी सारे डाउटफुल, मतलब कुछ लोगों ने फंडामेंटल राइट्स भी लिख दिया था, कुछ ने कॉन्स्टिट्यूशनल, कुछ ने लीगल। तो जो बहुत सारे कोचिंग्स में आंसर्स आए थे उस साल, उसमें बहुत अलग अलग ऑप्शंस दिए गए थे। यूपीएससी ने दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है। और जब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी लिखा हुआ है इसका मतलब ही राइट टू वोट है, जो उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाता है। सेकेंड, फंडामेंटल राइट्स में कहां है, पार्ट 3 में मेंशन ही नहीं है ऐसा कुछ। नेचुरल राइट इज नॉट अ लॉजिक, ये तो शायद ही कोई सिलेक्ट कर रहा होगा। मोस्ट ऑफ द उस साल लीगल राइट्स पे सारे फिक्सेटेड थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आंसर है। आर्टिकल 326। तो जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हो सोच के पढ़ो। यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल पूछता है। यूपीएससी पूछता है कि कौन सा वर्ड डायरेक्टली मेंशन है या नहीं, स्पेसिफिकली मेंशन है या नहीं। तो इससे रिलेटेड चीजें सवाल आते हैं। नाउ लुक एट दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन। 9th शेड्यूल के बारे में बात की। अब 9th शेड्यूल के बारे में थोड़ी चीजें आपको वैसे भी पता होनी चाहिए, क्योंकि 9th शेड्यूल की वजह से गवर्नमेंट और जुडिशरी में कंफ्लिक्ट आ जाता है। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट, इट वाज एडेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951।
यस, एक्चुअली सही है, फैक्ट है बट सही है। तो ये फैक्ट पता होना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, लॉजिक ट्रिक्स आप तब यूज करोगे व्हेन यू डोंट हैव नॉलेज, मतलब आपको नहीं पता है। इफ यू डोंट नो एग्जैक्ट, तो आप तभी ट्रिक्स को यूज करना। नाउ आई नो दैट फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ लुक एट द सेकंड, लॉज प्लेस्ड इन द ninth schedule are completely and permanently immune from judicial review। अब ये एग्जैजरेटेड क्वेश्चन है, एक्सट्रीम सॉरी स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। जैसे ही आप सेकंड ऑप्शन को कैंसिल करते हो, आप ए पे आ जाओगे। अगर आपको सेकंड स्टेटमेंट में अभी भी इशू लग रहा है, तो लुक एट द थर्ड स्टेटमेंट। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द लॉज एडेड टू 9th शेड्यूल आफ्टर 24th April 1973 can be examined for the violation of the basic structure। अब लॉजिकली केशवानंदा भारती केस के बाद की बात हो रही है, तो वो हिसाब से भी आप सोच सकते हो। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, इशू एक्सट्रीम स्टेटमेंट के साथ ही है। अब ये कुछ चीजें याद रखो, बिकॉज 2007 में आईआर किलो केस जो आया था, उस केस के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि कोई भी चीज अगर आप 9th शेड्यूल में भी डालोगे, जुडिशरी स्टिल कैन पिक दैट इशू। जुडिशरी के पास राइट है उसको पिक करने का, और इसी वजह से जो सेकंड स्टेटमेंट था वो गलत है। अब ये 2019 से मिलता जुलता क्वेश्चन है। द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, एंड आंसर वाज हमारे पंडित नेहरू जी। नाउ लुक एट द 15th क्वेश्चन, 10th शेड्यूल प्रैक्टिस क्वेश्चन है। 10th schedule anti-defection law of the Constitution of India consider the following statements. A member is disqualified if he votes contrary to direction issued by his political party, even if the party subsequently condones the act। अब ये क्वेश्चन में इशू, ये स्टेटमेंट में इशू लग रहा है सुनने में मुझे। नाउ अभी भी मुझे शायद ढंग से ना याद हो, तो मैं सेकंड स्टेटमेंट पढ़ता हूं। Disqualification proceedings under 10th schedule are decided by the presiding officer of the house concerned। ये तो आप जनरली वैसे भी जानते हो, इसका ही तो इशू क्रिएट होता है। A member who voluntarily gives up membership of his political party attracts disqualification even without formally resigning from it। अब फर्स्ट दो स्टेटमेंट में इश्यूज है, सी तो मैं वैसे ही कट कर दूंगा क्योंकि सेकंड ऑप्शन सही है। तो जहां पे भी 2 है वो तो सही है, तो ए बी डी बचा। अब ये सोचो, जो थर्ड स्टेटमेंट है और फर्स्ट स्टेटमेंट है, अ मेंबर हु वॉलंटरीली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी अट्रैक्ट्स डिस्क्वालिफिकेशन इवन विदाउट फॉर्मली रिजाइनिंग फॉर इट। अब जब मैं ये चीजें सोचता हूं, तो ये याद रखना कि पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करती है। इसीलिए तो जो कोई भी नया मेंबर होता है या नॉन पॉलिटिकल मेंबर होता है, विदाउट एनी पॉलिटिकल जो मेंबर होता है, या जो भी गवर्नर लेकर आते हैं ऐसे मेंबर्स को, ऐसे सारे ही मेंबर्स को रिस्ट्रिक्शन होती है पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने से। तो पॉलिटिकल पार्टी का कुछ ना कुछ हमेशा इंपॉर्टेंस होता है। अब इस स्टेटमेंट में मुझे पहले से गड़बड़ लग रही है, क्यों? क्योंकि यहां पे दो कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट दिए हुए। अ मेंबर इज डिस्क्वालिफाइड इफ ही वोट्स कॉन्ट्ररी टू डायरेक्शन इश्यूड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी ने कोई डायरेक्शन दिया, उसको उससे कॉन्ट्ररी उसने स्टेप लिया है। अब इवन इफ पॉलिटिकल पार्टी सब्सिक्वेंटली कंडोन्स द एक्ट, अब पॉलिटिकल पार्टी ने कंडोन कर दिया है, तो फिर इन जनरली इसका कोई इशू नहीं आना चाहिए।
क्योंकि पार्टी वो ओन कर रही है अब। तो उस केस में फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेयर आई हैव द डाउट्स। अब जब आंसर मार्क करना होगा तो मैं फिर ए के साथ जाऊंगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का इंपॉर्टेंस हमारे सिस्टम में बहुत ज्यादा है। और मैं थर्ड स्टेटमेंट को थोड़ा नहीं भी जानता होगा तो मुझे उसमें थोड़ा सही लग रहा है वो स्टेटमेंट, और उसी के बेसिस पे इवन इफ द पार्टी सब्सिक्वेंटली कंडोन्स द एक्ट रिवर्सेस द एक्चुअल रूल। तो जो लॉजिक होता है आप कैसे यूज कर रहे हो दैट मैटर्स। नाउ लुक एट द क्वेश्चन जहां से सिमिलर एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। अब ये 10th शेड्यूल पे सवाल पूछा था 2014 में यूपीएससी ने, तो 10th शेड्यूल पे सवाल बनाया। नाउ लेट्स मूव टू प्रियम्बल। अब प्रियम्बल में 2020 में पीवाईक्यू है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज a part of constitution but has no legal effect. Not a part of the constitution. केशवानंदा भारती केस में तो पहले ही बता दिया कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो बी तो वैसे रिजेक्ट हो गया। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। अब आपको केशवानंदा भारती केस का वर्डिक याद होगा या उसका ऑर्डर याद होगा तो आप आंसर को ढूंढ लोगे। A part of constitution but has no legal effect independent of other parts. This seems to be the most logical, क्योंकि उसमें यह बोला गया था कि प्रियम्बल अपने ओन सेल्फ में एज सच कोई भी इफेक्ट नहीं रखता है जब तक उसको अदर पार्ट्स के साथ पढ़ा ना जाए। तो यही स्टेटमेंट है। तो जब भी आप पढ़ रहे हो थोड़ा लॉजिकली देखो कि प्रियम्बल कब यूज हो रहा है, कब उसको इफेक्ट में लाता है। तो जब भी हम जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स पढ़ते हैं, ऑर्डर्स पढ़ते हो, तो उसमें ये सारी चीजें भी थोड़ी देखनी चाहिए। Now look at the 17th question. What was the exact constitutional status of India on 26 January 1950? PYQ है 2021 का। A democratic republic could be a sovereign democratic republic। हमने वैसे तो पहले ही देखा था इसको। अब सोशलिस्ट सेक्युलर ये दोनों ही वर्ड कब ऐड हुए थे? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। तो जो ऑब्वियसली 1950 के बाद है, तो ये दो तो कट कर दिया। लेकिन सोवरेन हम 1950 में तो बन चुके थे, तो बी आंसर होना चाहिए। तो प्रियम्बल में स्टार्ट में ही अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा था। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसने ये वर्ड्स ऐड किए। नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चेंजेस मेड टू प्रियम्बल of the constitution India by the 42nd constitutional amendment act 1976. Words socialist and secular were inserted for the first time. Yes. The word unity in the phrase describing the nation was inserted for the first time. अब होता क्या है, यूनिटी के चक्कर में बहुत बार आप यूनियन के आसपास पढ़ लोगे और फिर कंफ्यूजन आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन वर्ड जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो इंटीग्रिटी था, तो सेकंड स्टेटमेंट हटा दिया, आंसर ए। अब ये याद रखो यूपीएससी वर्ड्स के अराउंड बहुत खेलता है और वहीं से कंफ्यूजन आती है, क्योंकि हम बहुत तेजी से पेपर सॉल्व करने की कोशिश करें एंड बिकॉज अभी रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा लेंदी होता जा रहा है पेपर, और लेंदी पेपर में ये इशू आता है कि हम बहुत सारी चीजें पढ़ते पढ़ते मिस कर जाते हैं या गलत तरीके से पढ़ते हैं, गलत तरीके से अजम्पशंस लेते हैं। तो ये उन क्वेश्चंस में से हैं, अगर यूपीएससी पूछेगा तो आप गलत अज्यूम करके अपना आंसर गलत करवा सकते हो।
अब यूपीएससी ने ऐसा सिमिलर क्वेश्चन 2017 में पूछा था, जहां पे ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड इन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात की थी। लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, इस तरीके के ऑप्शंस दिए गए थे। नाउ look at the 19th question. Consider the following statement regarding the origins of preamble to the Constitution of India. Preamble का origin. Preamble is largely based on the objectives resolution moved by Jawaharlal Nehru in the Constituent Assembly. Yes, ये तो जानते हैं हम सब लोग. Look at the second statement. The objective resolution was adopted by the Constituent Assembly before it was moved for debate. Third statement, objective resolution describe future Indian Union as an independent sovereign republic. Yes, थोड़ी देर पहले हमने यही चीज पढ़ी थी. तो 1 और 3 तो सही है, लेकिन ये सोचो लॉजिकली, ये स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे. यहां कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर इट वाज मूव्ड फॉर डिबेट. मतलब अडॉप्ट भी कर लिया लेकिन डिबेट नहीं किया, और डिबेट बाद में हुई, तो फिर अडॉप्ट कैसे करेगा? तो ये लॉजिकली नहीं फिट बैठता है. क्रोनोलॉजी को समझिए. तो आंसर ए होना चाहिए. तो जब भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं तो बस वर्ड्स पे खेलने की कोशिश होती है. और ऐसा ही जो द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटीज. तो यहां पे लोगों के बस प्रियम्बल पे सवाल पूछे गए थे. पीवाईक्यू में प्रियम्बल पे सवाल पूछा है, तो प्रियम्बल से उठ के बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं. यूपीएससी प्रियम्बल पे वैसे भी ज्यादा सवाल पूछता है, इसके बाद भी सवाल आएंगे. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. Which one of the following best explains why liberty as used in preamble is broader than the fundamental rights to freedom of speech and expression? आर्टिकल 19(1)(a) से जो प्रियम्बल में लिबर्टी ये वर्ड मेंशन है, ये कैसे ज्यादा बड़ा लिबर्टी देता है, कैसे ब्रॉडर इन कंसेप्ट है. सो प्रियम्बल शुड बी, लिबर्टी का जो आइडिया है उसमें प्रियम्बल शुड बी ग्रेटर देन, ये बेसिक लॉजिक है. एंड नाउ स्टार्ट लुकिंग एट द स्टेटमेंट. फर्स्ट, प्रियम्बल्स लिबर्टी इज लीगली एनफोर्सेबल वाइल आर्टिकल 19(1)(a) इज नॉट. लॉजिकली गलत ही है, क्योंकि ये तो फंडामेंटल राइट्स में है. आप सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच सकते हो. Second statement, the preamble speaks of liberty of thought, expression, belief, faith, worship together, while Article 19(1)(a) protects only speech and expression. थोड़ा सेंस बना रहा है, रुकते हैं. Third statement, Article 19(1)(a) applies to all persons, while preamble's liberty applies only to citizens. ये कहाँ लिखा हुआ है? The preamble's liberty overrides Article 19(1)(a) whenever the two conflicts. ये भी कहीं लिखा हुआ पढ़ा है आपने? आंसर बी होना चाहिए. हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था. और ऐसे क्वेश्चंस सिमिलर नहीं, बट कुछ क्वेश्चंस 2018 में आ चुके हैं लॉ एंड लिबर्टी के बीच का डिफरेंस पे. तो अब उन्होंने लॉ और लिबर्टी में एक अलग तरीके का क्वेश्चन आपको दिया है. नाउ लास्ट पार्ट, सिटीजनशिप. सिटीजनशिप पे ये एक्चुअल पीवाईक्यू देखो. विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट, देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल. अब एग्जैक्टली पता नहीं होता कई बार, तो छोड़ देते. अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट. ये कहीं मेंशन नहीं है. हमारे इसमें सिटीजन होना चाहिए, वो कोई भी हो. ठीक है. सेकंड स्टेटमेंट बी गया, डी गया.
Look at the third. A foreigner once granted citizenship cannot be deprived of it under any circumstances. Extreme statement. तो ये गलत है, आंसर ए है। जब एब्सोल्यूट वर्डिंग होती है, एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, जनरली गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमेशा ही गलत होगे जरूरी नहीं है। नाउ लुक एट द प्रैक्टिस क्वेश्चन। मोड्स ऑफ एक्विजिशन सिटीजनशिप में, अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955 इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड थ्रू ईच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स एक्सेप्ट पूछा है। तो इनमें से कौन सा पार्ट है जिसको एक्चुअली, जिसके थ्रू आप सिटीजनशिप एक्वायर नहीं कर सकते? बर्थ से कर सकते हो, डिसेंट से कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन से कर सकते हो, डोमिसाइल से नहीं करते। नेचुरलाइजेशन होता है एक और एक, ठीक है, डोमिसाइल से नहीं करते। अब होता क्या है, हम लोगों को डोमिसाइल याद रहता है, हमको वर्ड भी पता है, तो बहुत बार वर्ड में कंफ्यूजन होता है। ओके, और सिंपल सा क्वेश्चन भी बहुत बार डिफिकल्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स ऑफन ट्रीट डोमिसाइल एंड सिटीजनशिप एज इंटरचेंजेबल। डोमिसाइल अलोन नेवर कन्फर सिटीजनशिप। ओके, अब 2021 में ऐसा क्वेश्चन देखो, there is only one citizenship and one domicile. Citizen by birth only can become the head of the state. A foreign granted citizenship cannot be deprived under any circumstances. With reference to consider the following statement, इसमें से सही चुनना था। 2021 में थोड़ा सा similar question आया है। Now look at the 23rd question. Consider the following statements regarding the termination. अब acquire हो गया, अब termination of Indian citizenship under the Citizenship Act 1955. अब सिटीजनशिप का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, सिटीजनशिप कैन बी लॉस्ट थ्रू वॉलंटरी रिनंसिएशन। यस, अगर आप वॉलंटरी रिनंसिएशन हो जाएगा, आप छोड़ दोगे, आप रिनंशिएट कर दोगे, तो सिटीजनशिप चली जाएगी। सेकेंड, citizenship is automatically terminated upon citizens voluntary acquisition of citizenship of another country. Yes, क्यों? क्योंकि इंडिया में ओनली वन सिटीजनशिप अलाउड है, सिंगल सिटीजनशिप अलाउड है, तो 1 और 2 तो सही है। तो ऑप्शन ए और बी में होना चाहिए, सी और बी कट गए, ए और डी में होना चाहिए। थर्ड, citizenship acquired by natural born citizen can be taken away by the government through deprivation on the same ground as naturalized citizen. अब ये याद रखो, जो इंसान इंडिया में पैदा हुआ है उसको कंपेयर किया जा रहा है नेचुरलाइज सिटीजन से, और यहां पे गड़बड़ है। जो बॉर्न, नेचुरली बॉर्न होता है, उसकी सिटीजनशिप लेना थोड़ा मुश्किल है एज कंपेयर टू द पर्सन हु हैज कम फ्रॉम आउटसाइड। तो आंसर ए होना चाहिए। नाउ the mode of acquisition, birth versus registration, determines which ground of loss can apply or cannot. अब यूपीएससी 2021 में एक स्टेटमेंट दिया था, उस पे से क्वेश्चन बनाया है, अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। इस स्टेटमेंट को उठा के उन्होंने कंपेयर किया हुआ, जब क्वेश्चन बनाते वक्त, जब क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया गया, इस तरीके से किया गया कि जो नेचुरलाइज सिटीजन है और बॉर्न सिटीजन है, उन दोनों को कंपेयर करके एक क्वेश्चन बनाया गया। अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखो, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई। अब ओसीआई कार्ड स्कीम को लेके क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट, एन ओसीआई कार्ड होल्डर इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज अ डुअल सिटीजन ऑफ इंडिया। थोड़ी देर पहले ही बात की, डुअल सिटीजनशिप इंडिया में कंसिडर ही नहीं होती। फटाक से बी सी डी हटा दो, आंसर ए। आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, अगर आपको बेसिक फीचर्स पता है, आंसर बहुत इजीली आ जाएगा।
नाउ लुक एट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब ये CAA एक्ट पे है, और अब क्योंकि ये एक्ट अप्लाई होना स्टार्ट हो चुकी है तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 consider the following statements. First, it provides eligibility route to Indian citizenship for persons belonging to 6 specified minority communities from 3 specified neighboring countries. अब भाई इतना थोड़ा सा मुश्किल है याद रखना, तो इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, इट अप्लाइज यूनिफॉर्मली अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ इंडिया विदाउट एनी टेरिटोरियल एग्जेम्पशन। अब एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये बहुत। क्यों एक्सट्रीम स्टेटमेंट है? क्योंकि इंडिया में असिमेट्री है स्टेट्स के बीच में, स्पेशल स्टेटसेस है स्टेट्स को, और हमारे यहां ट्राइबल या फिर 6th शेड्यूल के स्टेट्स अगर आपको याद होंगे वहां पे इनको अलाउड नहीं था, और इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। बट अगर आपको ये सब नहीं भी पता होगा तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट का थोड़ा सा लॉजिक देखो। सेकंड स्टेटमेंट कट कर दो, BCD कट हो गया, आंसर A अपने आप बन गया। ठीक है। अब जब भी आप देखोगे यूपीएससी बहुत ही स्ट्रेटेजिकली नहीं बट बहुत लॉजिकल स्टेटमेंट्स बनाने की कोशिश करता है, और जब भी आप अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चंस पे टाइम दोगे, थोड़ा सा रुक के सोचोगे हल्का सा, तो कई सारे क्वेश्चंस जो आपको नहीं भी आते होंगे यू वुड बी एबल टू सॉल्व। हाँ, ये नहीं कहता यूपीएससी फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं देता, यूपीएससी बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस भी देता है, और 2026 के प्रीलिम्स में ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें आइदर यू नो इट और आइदर यू डोंट नो इट। बिल्कुल आर या पार का मामला था, अगर नहीं पता है छोड़ दो। ऐसे केस में फिर तुक्का मारने का भी कोई लॉजिक नहीं होगा। आपको ट्रिक्स लॉजिक तब यूज करने होते हैं जब जनरली आपका नॉलेज नहीं हो, लेकिन स्टेटमेंट में फैक्ट्स और फिगर्स के साथ कुछ लॉजिकल स्टेटमेंट्स भी दिए। अगर डायरेक्टली फैक्ट्स प्रेजेंटेड है क्वेश्चन में, ऑप्शंस में, तो मुश्किल हो जाता है। तो जब भी कोई भी लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो थिंक ऑफ इट कि वो सॉल्वेबल भी है या नहीं। सिर्फ फैक्ट्स फैक्ट्स दिए हुए हैं और आपको कुछ भी याद नहीं, आप तुक्का मारने लग जाओगे तो फंस जाओगे। कहीं पे भी ट्रिक्स और जो लॉजिक होते हैं उसको यूज करने का तरीका होगा, बट हमेशा नॉलेज कम्स फर्स्ट। आप नॉलेज के बिना ये सारी चीजें यूज नहीं कर सकते हो, ये थोड़ा याद रखना। आई होप ये चीज क्लियर होगी आप लोगों को, एंड आई होप इस QDNA सीरीज के थ्रू आप ये समझोगे कि यूपीएससी क्वेश्चंस कैसे बनाता है और आपको किस तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप एक बार वो समझ जाओगे ना तो प्रीलिम्स थोड़ा सा इजी है, और एक बार प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, एक बार आपका प्रीलिम्स क्लियर होना शुरू हो जाता है तो इट बिकम्स ईजियर, क्योंकि एक वो कॉन्फिडेंस आपको आने के बाद आप कंटिन्यूसली क्लियर करते चले जाओगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।